हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल आरआरबी एग्जाम वॉरियर्स में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 2018 में एएलपी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आवर्त सारणी से जितने भी प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग सुपर सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज इसका सेकेंड पार्ट होगा। यदि इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल की यदि हम एग्ज़ाम में वेटेज की बात करते हैं तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इस टॉपिक्स को बिल्कुल ही नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इसको पढ़ना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आरआरबी एग्जाम वॉरियर के नाम से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आरआरबी EXMWAR के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। चूँकि हम लोग 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में कर चुके थे तो अब हम लोग 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल के 100वें तत्व का नाम किसके सम्मान में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर जो 100 है उसका जो नामकरण किया गया है वो किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जो 100वां तत्व का नाम है वो एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स एनरिको फर्मी थे, वह फ्रांस के महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर 100वें तत्व का नाम रखा गया है। अब चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है 99 या 99, उसके तत्व का जो नामकरण किया गया है वो आइंस्टीन के नाम पर किया गया है, इसलिए उस तत्व का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, आइंस्टीनियम होगा। उसी तरह जो परमाणु संख्या 87 वाला तत्व है उसका जो नामकरण किया गया वो फ्रांस के नाम पर किया गया। ठीक है, इसलिए जो एटॉमिक नंबर 87 होगा उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फ्रांसियम। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला, 100वें तत्व का नाम किसके नाम पर रखा गया, और फिर दूसरा जो एटॉमिक नंबर 99 है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, और तीसरा एटॉमिक नंबर जिसका 87 है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है। जैसे कि पहले ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु। ठीक है, दूसरे ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, तो क्षारीय मृदा धातु। और फिर 18वें ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, या नोबेल गैस कहा जाता है। उसी तरह जो दूसरा आवर्त है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दूसरा आवर्त कहाँ है। ठीक है, तो ये जो दूसरा आवर्त है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सेतु तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो हुआ था उसमें कई शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है, रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा उसको आपको भरना है। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आवर्त सारणी के हम लोग पहले पार्ट में ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होता है, तो आवर्त की संख्या होता है 7 होता है, और वर्ग की संख्या जिसे समूह भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि उसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 18 समूह। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से वह कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे भी हम लोग गहराई से समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। ठीक है, जैसे कि यह किसी तत्व का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसे हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा की दूरी ही क्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो यह परमाणु त्रिज्या हो गया। दोस्तों
परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने का दो कारण है। चलिए हम लोग पहले कारण को समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यह जो आप चार्ट देख रहे हैं इसे आपको याद करना होगा, तभी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। ठीक है, हर हाल में इस चार्ट को आपको याद करना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परमाणु त्रिज्या में कब कब वृद्धि होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आवर्त सारणी का आकार कुछ ऐसा ही है। तो यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु त्रिज्या घट जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या यहाँ है। ठीक है, यदि हम बायां से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या यहाँ इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे आपको याद करना होगा। यदि आपको यह याद नहीं है तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। जैसे कि हम यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में, तो इसे आप याद कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले आप बिना दिक्कत के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने का पहला कारण यह था, आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाता है, और यदि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। अब हम लोग दूसरा कारण को देख लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या कब बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या के बढ़ने का दूसरा कारण यह है, जब हम आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाहिर है कि जब हम आवर्त सारणी के किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षाएं बढ़ती जाती है। ठीक है, या जिसे एटॉमिक सेल कहते हैं वह बढ़ता जाता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर बनेगा वह कैसे बनेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या कितना बड़ा है। ठीक है, ये हो गया परमाणु त्रिज्या। यदि हम आगे बात करते हैं लिथियम, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। यदि हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यदि इसका हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अगर भरते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और फिर दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका त्रिज्या है बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे एलिमेंट का, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया और सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया, यदि इन सब का हम यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाता है, जिसे परमाणु कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, वह क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और जाहिर है कि जब परमाणु कक्षा बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ने का 2 कारण है। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, और दूसरा कारण है कि हम यदि इलेक्ट्रॉन सेल या इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ाते हैं तब भी परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेल। जैसे जैसे हम सेल को बढ़ाएंगे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन को चुनना है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। दोस्तों, न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसे तत्व जिनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो सबसे कम रिएक्शन करता है या ना के बराबर रिएक्शन करता है, उसे न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से ऑप्शन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर ईजी तरीके से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैस को रखा गया है। तो निष्क्रिय गैस में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आप देख सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन आता है। ठीक है, 6 तत्व आते हैं। ये सभी बहुत ही कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं या नहीं के बराबर रिएक्शन करते हैं। यही कारण है कि हीलियम का प्रयोग एरोप्लेन के टायर में हवा के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब एरोप्लेन लैंड करता है तो आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि आग ना पकड़े। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्षारीय मृदा धातु का स्थान कहाँ है। पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। तीसरा ऑप्शन है संक्रमण तत्व। पीरियोडिक टेबल में बीच वाला जितने भी एलिमेंट होते हैं
उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में संक्रमण तत्व का स्थान कहाँ है। अगला ऑप्शन है क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप को या पहले समूह को क्षारीय धातु कहा जाता है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला ग्रुप है और सबसे कम न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला ग्रुप 18वें ग्रुप है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद हैं? प्राकृतिक रूप से कहने का अर्थ यह हुआ है कि वैसे तत्व जिनको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। जो तत्व मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे कृत्रिम तत्व कहते हैं और जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है उसे प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 है। कुल तत्व की संख्या 118 है, उसमें से 92 प्राकृतिक रूप से है, बाकी जो बचे कृत्रिम तत्व हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है, उसमें से अधातुओं की संख्या 22 है और उपधातु की संख्या 7 है। उपधातु का अर्थ यह हुआ कि वैसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण हो उसे उपधातु कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी संख्या 7 है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है। रिक्त स्थान पर कौन सा तत्व आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, उस तत्व को रिक्त स्थान पर भरना है जिस तत्व का आकार सबसे छोटा होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटते जाता है। जाहिर है कि यदि परमाणु त्रिज्या घटेगा तो तत्व का आकार भी घट जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस चार्ट को याद होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा होगा? ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीसरा आवर्त है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटते चला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्थिति में सबसे बड़ा आकार सोडियम का होगा, उसके बाद फिर सिलिकॉन का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिलिकॉन है, उसके बाद फिर क्लोरीन का होगा, उसके बाद आर्गन का होगा। तो इस तरह देखें कि यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटते चला जाता है। इस स्थिति में आर्गन का जो आकार होगा वो सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा आकार सोडियम का होगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि यदि हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ते चला जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो यह किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व का जो नामकरण किया जाता है वो 1 अक्षर या 2 अक्षर से बनाया जाता है? जैसे कि हम यदि सोडियम का नामकरण करते हैं तो Na से डिनोट किया जाता है सोडियम को, 2 अक्षर से सोडियम को डिनोट किया जाता है। उसी तरह हम यदि हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? सिर्फ H होता है। तो यह सुझाव जो दिया था वह किसने दिया था? बर्जिलियस, कि तत्व का जो नामकरण किया जाएगा वो 2 अक्षर या 1 अक्षर से किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बर्जिलियस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? जैसे कि फ्रेंड्स कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मौजूद तत्वों को आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। जैसे पहला समूह हो गया, फिर दूसरा समूह हो गया, और फिर 18वें समूह हो गया, और फिर 17वें समूह हो गया। ये सब ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मौजूद तत्वों को आपको याद रखना होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है। अब आपको जितने भी निष्क्रिय गैस हैं यदि आपको याद होगा तभी यह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। यदि हम निष्क्रिय गैसों की बात करते हैं तो वह कौन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर रेडॉन हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन निष्क्रिय गैस के समूह में शामिल नहीं है। रेडॉन है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्लोरीन सही हो जाएगा। क्लोरीन को नोबेल गैस में नहीं रखा गया। नोबेल गैस जिसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है, और तो यहाँ आपसे यह क्वेश्चन पूछा है कि जो छठा आवर्त है उसमें कितने तत्व मौजूद हैं। तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर कर लेते हैं जिससे आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं,
सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं, पाँचवें आवर्त में कितने तत्व, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, उसी तरह सेकेंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व हैं, और फोर्थ और 5 आवर्त में 18-18 तत्व हैं। उसी तरह 6 और 7 आवर्त में 32-32 तत्व मौजूद हैं। तो यहाँ आपसे छठे आवर्त में कितने तत्व हैं वह क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर 32 सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।